Hello students, this is the second video of chapter number first, Nature and Significance of Management. In last video, we discussed introduction of management, definition of management, effectiveness versus efficiency and features of management. So now we'll start with the page number 11, objectives of management. हर एक्टिविटी का, हर काम का कोई ना कोई एम, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. हम जब भी कोई एक्टिविटी या कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि वो एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं या उस एक्टिविटी के करने के बाद हमें एट लास्ट क्या चाहिए. ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है उनका एंड पॉइंट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं वो. तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सेकंड सोशल ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्ट. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बिजनेस के इंटरेस्ट में, बिजनेस के लिए या बिजनेस का क्या क्या एम हमें अचीव करना है. बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है. और भी बहुत सारे एम है बट फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. तो ऐसे ही मैनेजमेंट का फर्स्ट एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना. वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट अचीव करेगी. फिर हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्ट. सोशल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम सोसाइटी के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें क्या क्या करना चाहिए. क्योंकि बिजनेस चली सोसाइटी की वजह से रहे. कस्टमर्स सोसाइटी की तरफ से आते हैं, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ वो भी सोसाइटी होते हैं. तो ठीक है, तो अगर सोसाइटी ही हमें बायकॉट कर देगी या सोसाइटी को हम पसंद नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस का चलना पॉसिबल ही नहीं है. तो या इसीलिए बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्ट्स भी होता है जो हमें फुलफिल करने हैं. क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. फिर हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्ट. पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका खुद का पर्सनल क्या ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको सैलरी, पोजीशन, जॉब सिक्योरिटीज़ ये सब मिले. तो ये सब क्या है? एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्ट है. तो ये भी अचीव करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट. It refers to the utilization of human and physical resources available in the organization, considering the interest of all stakeholders. क्या कह रहा है कि बिजनेस के अंदर ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स जो अवेलेबल हैं उन्हें हमें किसके लिए काम में लेना है? बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के लिए. स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं मेन, उनके लिए काम में लेंगे. वाइल फिक्सिंग दीज ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कीप्स इनटू कंसिडरेशन द बेनिफिट ऑफ ऑल द रिलेटेड पार्टीज. वो जब भी कोई काम स्टार्ट करेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, तो उसको जितनी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है पार्टीज रिलेटेड हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना होगा. कौन कौन से? फॉर एग्जांपल फर्स्ट ओनर, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, गवर्नमेंट. इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, इन सबको फोकस में रखते हुए उसे क्या करना पड़ेगा? अपने गोल डिसाइड करने होंगे. दिस ऑल्सो फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. और ये क्या फुलफिल करता है? बिजनेस के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होता है? फर्स्ट है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे. एटलीस्ट बिजनेस इतना तो अर्न करे कि वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर सके? सर्वाइव कर सके. तो हर मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर्वाइवल. एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, सो मैनेजमेंट बाय taking positive decision with regard to different business activities should ensure that business survives for long. तो मैनेजमेंट इस तरीके से काम करेगा कि वो अश्योर करेगा कि बिजनेस जो है वो क्या करेगा? लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा. जब सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हम अचीव करते हैं या मैनेजमेंट अचीव करता है तो नेक्स्ट उसका क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फेसिंग बिजनेस हैजर्ड एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. So it must be assured by the management that adequate profit is earned by the business. जब सर्वाइवल आपने कर लिया तो सेकंड क्या करो कि आप ये अश्योर करो कि बिजनेस जो है वो क्या करेगा? प्रॉफिट अर्न करेगा. क्योंकि ऑन कॉस्ट बिजनेस बहुत टाइम तक रन नहीं कर सकता है. अगर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो रिस्क भी नहीं उठाएगा. नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में कंपनी सर्वाइव तो कर सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म तक आगे वो कंटिन्यू नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को उसका रिटर्न नहीं मिल रहा. तो जब सर्वाइवल हम पूरा कर लेते हैं तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट. जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लग जाती है तो उसके बाद बिजनेस क्या चाहता है? ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब ठीक है मैंने एक फर्म खोली थी, उसने
प्रॉपर वे में काम किया और हमें प्रॉफिट भी मिल गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कंपनी की ब्रांचेज हो, पहले सेम सिटीज़ में हो, फिर डिफरेंट सिटीज़ में हो, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़े, हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये क्या होता है, ग्रोथ। एवरी बिजनेस वॉन्ट्स टू ग्रो। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमने सेल्स पहले से ज़्यादा करनी है, या हमें टर्नओवर बढ़ाना है, या हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखने हैं, या हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन का बिजनेस करना है, या हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, मेजर्स होता है जिनके बेसिस पर हम कहते हैं हमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट आपके थे, 3 पॉइंट क्या थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब हम ये ऑब्जेक्ट पूरा करते हैं, फिर हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्ट। बताया क्या, सोशल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। अब कोई भी सोसाइटी बिजनेस के लिए, बिजनेस से क्या चाहती है, पहली चीज़ कि जो गुड्स उन्हें चाहिए, जो सर्विसेज उन्हें चाहिए, बिजनेस क्या करे, वो गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कराए। सेकेंड, बिजनेस से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। थर्ड, लिविंग और स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है, टाइम पे गुड्स अवेलेबल हो जाए, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। तो ये कुछ एक चीज़ है जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं। या हम डोनेशन पे करें, देखिए, इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरल एक्टिविटी। एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन अ सोसाइटी, इट रन्स थ्रू द रिसोर्स मेड अवेलेबल बाय द सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एस्टैब्लिश है, सोसाइटी में, और उसको रिसोर्सेज भी कहाँ मिल रहे हैं, सोसाइटी से। कैसे, अभी बताया कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ भी कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। जो कस्टमर्स हैं वो भी कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर सोशल बेनिफिट। इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी बेनिफिट या सोशल बेनिफिट भी देखे। Social objectives are defined as the fulfillment of responsibility of an organization towards society. Under the objective, the manager promises to assure health, safety and price control. ये तीन वो क्या करता है, कंटेंट उसे अश्योर करता है कि ये नहीं होगा। पहला, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा वो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एज एन लेबर इंटेंसिव हम लोग ज़्यादा यूज़ में लेंगे, मशीनों के ज़रिए नहीं उतना प्रोडक्शन करना है। क्यों, क्योंकि अगर मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाओगे। तो ठीक है, मशीनें यूज़ में आती है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, एनवायरनमेंट में हमें क्या नहीं फैलाना, पॉल्यूशन नहीं होगा। टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, जो गुड्स वो आपको प्रोवाइड कराएंगे या एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी प्रोवाइड कराएंगे वो इस तरीके से कराएंगे कि उनका क्या हो, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट नेचर। दीज पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन with a view to fulfill the following 3 needs. First, financial need. Second, social need. And third, higher level needs. ये 3 नीड्स होती हैं किसकी, किसी भी एम्प्लॉय की। पहला, फाइनेंशियल नीड। हर जो एम्प्लॉय है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो ये चाहता है कि उसको एक अच्छी सैलरी और पर्क्स मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट के जरिए के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी और पर्क्स प्रोवाइड हो। जब उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी होती है फिर उसको क्या चाहिए होता है, सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन हो, पोस्ट अच्छी मिले कि लोग उसको उसकी पोस्ट से जाने। जब ये भी पूरा होता है फिर उसका आता है हायर नीड। हायर नीड क्या होती है, हायर लेवल नीड। जब उन लोगों को क्या मिल जाता है, सोशल नीड भी मिल जाती है, फिर वो चाहते हैं कि दीज पीपल वांट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। फिर उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट भी क्या है, चाहिए, ठीक है। तो ये 3 हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 12 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। हम किसी भी एक्टिविटी से अगर मैनेजमेंट को हटा देंगे तो रिजल्ट हमारा निल निकलेगा। फिर चाहे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। घर में जब हम कोई फंक्शन कराते हैं हमें तब भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। घर के बड़े हमारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में, अलग अलग लोगों में, फैमिली मेम्बर्स में क्या करते हैं, बांट देते हैं। अगर वो बटा हुआ नहीं हो तो क्या होगा, या तो काम कोई एक ही काम के लिए 2-3 लोग लग गए, या फिर किसी एक काम के लिए पता लगा कोई अपने पास मैन पावर ही नहीं है। इसीलिए जब भी कोई फंक्शन होता है उससे पहले ही काम क्या कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो।
और अगर किसी ने काम पूरा नहीं किया तो हम एग्जैक्ट अकाउंटेबल पर्सन को ला करके पूछ सके, जो भी उसके लिए अकाउंटेबल है उसको ला करके पूछ सके कि ये काम क्यों नहीं हुआ। इसी तरीके से बिजनेस में भी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर किसी में से भी हमने मैनेजमेंट हटा दिया, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें अगर मैनेजमेंट नहीं है तो या तो आपको फेलियर मिलेगा या तो आपको कुछ नहीं। क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट जो है वो आपका क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अभी हमने बात किया कि हर मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? तो हमको ग्रुप गोल अचीव करना है। ग्रुप गोल मतलब इतने सारे गोल्स हैं, ये सारे हमें अचीव करने हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिले, ताकि काम के अंदर क्या ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेस कंपनी में अवेलेबल है उनका प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। कौन कौन से, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे मशीन हो, चाहे मटेरियल हो या मनी, उन सब का क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ काम करती है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब कभी भी कुछ भी होता है, और बिजनेस को उसके लिए क्या रहना पड़ता है, प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो जो भी ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसको फेस करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग चेंज। वो बताता है एम्प्लॉयज़ को कि अगर आप चेंजेस अडॉप्ट करोगे तो इसमें ना कि बिजनेस का तो फायदा है ही है, साइड बाय साइड आपका खुद का भी क्या होगा, फायदा होगा या ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो पर्सनल ऑब्जेक्ट पढ़े, क्या क्या पढ़े, फाइनेंशियल, सोशल या हायर लेवल, ये सारे ऑब्जेक्ट फुलफिल कराने के लिए एम्प्लॉय को कौन हेल्प करेगा, एम्प्लॉय को हेल्प करेगा मैनेजमेंट। Every employee wants to get suitable remuneration, a share of profit, participation in management, promotion, etc. ये चाहता है हर एम्प्लॉय। तो ये सारे जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट तभी अचीव कर पाएंगे जब बिजनेस अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर रहा हो। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ही वो ये सब दे पाएगा। अगर बिजनेस ही प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो पर्सनल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है या एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे, क्योंकि अगर वो अपना बेस्ट देंगे तो आपका क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा और तब जाकर के वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा था लास्ट में कि बिजनेस के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं सोसाइटी के लिए। तो मैनेजमेंट जो है वो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है, देखिए, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, मेकिंग अवेलेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैनेजर किसके लिए करता है, सोसाइटी के लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सोसाइटी का ही क्या होता है, डेवलपमेंट। तो ये हमारी क्या थी, इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, पेज नंबर 13 पे। साइंस, आर्ट और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है? साइंस क्या होता है, जिसका कोई सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हो। आर्ट क्या होती है, किसी चीज़ को एक अलग तरीके से करना, इनोवेटिव वे में करना। एंड प्रोफेशन क्या होता है, जिसको करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक एजुकेशन या डिग्री की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट तीनों है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। कैसे, वो देखो। फर्स्ट, मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट क्या है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंसिडर इट इज अ साइंस while some place it is a category of art. It is very old and misleading conflict. Before understanding the issue about the nature of management, it is important to understand the meaning of science and arts. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट। तो इस चीज़ पे पहुंचने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है या आर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस क्यों है। Science refers to the systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation, experiments and verification of this knowledge is possible.
साइंस क्या है? जिसके लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज या तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आती है, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे आती है, या दूसरों के एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके आती है। ये 3 ही तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कंप्लीट हिज स्टडीज ऑफ इंजीनियरिंग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडी ही गेट्स टू कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। हिज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज इन द मैनर इज अ साइंस। जब कोई बंदा इंजीनियरिंग करता है तो उसकी पढ़ाई के दौरान वो कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज लेता है, ठीक है? तो वो नॉलेज ले रहा है, इसीलिए वो क्या है? साइंस। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज की ज़रूरत है, वो उसने ले ली। सही है? तो इसीलिए मैनेजमेंट भी हमें सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए, इसीलिए मैनेजमेंट हमारा क्या होता है? साइंस। कैसे? द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज परफेक्ट साइंस, बट इट इज़ अ प्रिंसिपल आर सब्जेक्ट टू चेंज विद द टाइम, सिचुएशंस एंड ह्यूमन नेचर। इट इज़ बेटर टू कॉल अप्लाइड साइंस और इंजैक्ट साइंस। हम मैनेजमेंट को सिर्फ साइंस नहीं बोल सकते, बट मैनेजमेंट साइंस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज जो हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो हम अप्लाई किए बिना मैनेजमेंट जो है वो कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बोला कि साइंस में क्या आता है? एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, या ऑब्जर्वेशंस आती है, या और क्या आता है? वेरिफिकेशंस आते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में भी तो यही है। मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट भी होता है, मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो वो कंप्लीट साइंस नहीं है, बट वो अप्लाइड साइंस तो है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन after completing the course of engineering start working as an engineer in a company, his work is known as art. जब हम किसी चीज़ की थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे थे तो हमने उसको बोल दिया साइंस। जब हम उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आर्ट। तो जब बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ता है उस टाइम पे वो जो नॉलेज ले रहा है वो नॉलेज तो हमारी क्या होती है? साइंस। अब जब बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने के बाद किसी कंपनी में उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपकी बात? आर्ट, ठीक है? वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट विल बी नोन बाय द एप्लीकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इन मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ विच एज अंडर। कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, इस बेसिस पे बताते हैं कि वो आर्ट है या नहीं है। पेज नंबर 15 पे है, देखिएगा। सबसे पहला आर्ट का मीनिंग क्या है? Art is always based on certain theoretical knowledge. On the basis of this knowledge, one can understand how a particular work can be accomplished. आर्ट क्या है? हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होती है? थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि उस थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो काम कैसे होगा। अब मैनेजमेंट से इसको रिलेट करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट is an art as a lot of literature is available in various areas of management like marketing, finance, human resource. मैनेजमेंट में भी तो यही है, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, इनकी बहुत सारे थियोरेटिकल नॉलेज है जिसे हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो ये पॉइंट हमारा क्या होता है कि आर्ट भी हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हम कभी भी किसी पर्टिकुलर वे को डिसाइड नहीं कर सकते। हर इंसान के काम करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, तो वो भी क्या करता है? वेरी करता है हर इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर। Art therefore is a very personalized concept. For example, 2 teachers, 2 players, 2 actors or 2 writers are always different demonstrating their art. पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। क्रिकेटर इतने सारे हैं, लेकिन हर किसी के खेलने का तरीका अलग अलग है। तो आर्ट कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, हर किसी के काम करने का वे क्या होगा? अलग अलग होगा। सेम वे मैनेजर्स भी जो है, मैनेजमेंट भी जो है, उनका भी काम क्या नहीं हो सकता? फिक्स नहीं हो सकता। हर कंपनी के हर मैनेजर की ड्यूटी होती है प्रॉफिट अर्न करना, या ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करना जिससे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे। पर क्या हर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है? नहीं। तो बिजनेस की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैनेजर्स के ऊपर। तो मैनेजर्स ऑल्सो अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। हैंस मैनेजमेंट प्रोसेस दिस फीचर ऑफ आर्ट टू। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में होता है। To get the perfection in art, continuous and creative practice of theoretical knowledge is must. अगर आपको perfection चाहिए तो आपको उस लाइन में क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो टीचर जितना पढ़ाएगा, जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, वो उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ही जो प्लेयर जितना खेलेगा वो गेम में उतना ही मास्टर होता रहेगा। तो इसी तरीके से मैनेजर भी अगर चाहता है कि वो परफेक्ट हो तो उसे क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस काम और क्रिएटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
सेम एज मैनेजमेंट में भी यही होता है कि मैनेजमेंट को भी क्या करना, अगर आप उसको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है तो स्किल इंप्रूव करने का सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इन सबसे क्या पता लगा? Therefore, we can say that management is both a science as well as art. मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। साइंस तो क्यों है? क्योंकि क्या होता है मैनेजमेंट में, एक बेस थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए। और आर्ट क्यों है? उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या होता है? आर्ट। लास्ट हमारा है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डिग्री, एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। देखिए, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिव राइज टू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। One has to learn the meaning of profession and understand its characteristics before answering the question. इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि प्रोफेशन होता क्या है। पेज नंबर 16 पे देखिए, सबसे पहले ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर वेल डिफाइंड नॉलेज चाहिए जो या तो किसी एजुकेशन से मिलेगी या तो हमें ट्रेनिंग से मिलेगी। तो मैनेजमेंट भी यही है। IIM सुना है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, वहाँ से हम लोग MBA की डिग्री लेते हैं या वहाँ से हम लोग पढ़ाई लेते हैं, प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, और वहीं पे हमें क्या किया जाता है? ट्रेन। तो हाँ, मैनेजमेंट के लिए भी प्री डिस्क्राइब्ड डिग्री की और नॉलेज की या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशन डिग्री। हर कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं हो सकता, उसके लिए उसे कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा या कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट में देखिए, एज फॉर द मैनेजमेंट इज कंसर्न, एनीवन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर रिस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस। हैंस ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट में तो ये है कि कोई भी बंदा क्या बन सकता है? मैनेजर बन सकता है। तो ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर हमारे मैनेजमेंट में सूट नहीं करता। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव representative professional association which perform the following important functions. First, regulates entry, grants certificates of practice, create a code of conduct for guiding the activity of profession. ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशन में हो तो। रेगुलर एंट्री होना ज़रूरी है, कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइन होना ज़रूरी है। क्या मैनेजमेंट में होता है? फॉर मैनेजर्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन है, इसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट इट इज़ नॉट असेंशियल टू अ मेंबर ऑफ द AIMA। फुल फॉर्म इसकी क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इन ऑर्डर टू बी अ मैनेजर। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी कंपनी में मैनेजर है तो क्या हो, वो इसका पार्ट ही हो। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। तो इसी के इस रूप में भी मैनेजमेंट क्या है? एक्सेप्ट नहीं हो रहा प्रोफेशन में। अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट मैच हुआ है हमारा, ये 2 पॉइंट मैच नहीं हुए हैं। लास्ट देखिए, सॉरी सेकेंड लास्ट देखिए, मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। बाय कोड ऑफ कंडक्ट वी मीन द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम टू गाइड the behavior of professionals. The code of conduct of already recognized profession like law, medical, CA, etc. have already been prescribed. हर प्रोफेशन मेंबर को या हर प्रोफेशनल को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ता है, जिस तरीके से लॉ, मेडिकल या CA में होते हैं। ठीक है, ये किसका फीचर हो गया? प्रोफेशन का। देखो ये मैनेजमेंट में होता है क्या? एज फॉर एज मैनेजमेंट इज कंसर्न देयर इज नो सच कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग लेड डाउन। ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है जो फिक्स्ड हो, जो मैनेजर को फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस पे, या मैनेजर अपना काम कैसे कराना चाहता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे भी, मैनेजर पे भी। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं है। लास्ट पॉइंट देखिए, पेज नंबर 17 पे, द मेन मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन for his living but to ensure that his patient get justice happen to be his chief motive. हर डॉक्टर जो है वो काम तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, बट उसका मेन मोटिव क्या रहेगा? क्या रहेगा मेन मोटिव? कि वो अपने पेशेंट के साथ जस्टिस करे, वो ही उसका प्राइम मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मे बी द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बट नाउ nowadays it does not hold true and fast changing. The social responsibility of management are being stressed upon increasingly. From the point of view, there should be no hesitation to accept management as a profession. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे मैनेजमेंट मान सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का भी क्या रहता है? मेन मोटिव क्या होता है? सोसाइटी के लिए
वो वेलफेयर करे या सोसाइटी के लिए जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करे। प्राइम मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, बट अब आज की तारीख में सोसाइटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना प्राइम मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट आप तभी अर्न कर पाओगे जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करोगे। तो हमने 5 फीचर्स मैनेजमेंट के पढ़े। इन 5 फीचर्स में से 2 फीचर्स हमारे मैच होते हैं मैनेजमेंट के, बाकी 3 फीचर्स मैच नहीं होते। तो इस कंक्लूजन पे क्या कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टडी इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट डज फुलफिल some of the characteristics of the profession and some of the characteristics have yet to blossom or develop. In this way, management as a profession in India is still a infancy and its development is moving at a slow speed. इस स्टडी से कहने का मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो प्रोफेशन से मैच होते हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन से मैच नहीं होते। तो हम ये कहें कि इंडिया के अंदर मैनेजमेंट प्रॉपरली प्रोफेशन है तो वो क्या होगा, गलत होगा। प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, बट वो परफेक्ट प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जिसके 3 ऑब्जेक्ट थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि वो हमें ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट भी अचीव मैनेजमेंट के थ्रू ही होते हैं, एंड इसी के थ्रू सोसाइटी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट साइंस है, हाँ कुछ फीचर्स मैनेजमेंट के साइंस है, ये परफेक्ट साइंस नहीं है, बट ये अप्लाइड साइंस है। क्यों है अप्लाइड साइंस, क्योंकि मैनेजमेंट भी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, आर्ट मैनेजमेंट प्रॉपर आर्ट है, क्यों, क्योंकि आर्ट के जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स क्या होते हैं, मैच होते हैं मैनेजमेंट से। तो हाँ मैनेजमेंट हमारी आर्ट है। प्रोफेशन है या नहीं है, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है लेकिन सारे नहीं, तो पार्शियल प्रोफेशन हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 11 से पेज नंबर 16 तक मैंने आपको पढ़ाया है। तब तक आप क्या करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको टिक मार्क करके रखेंगे, ताकि हमारे लाइव सेशन में हम उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। इससे रिलेटेड होमवर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो बताना मुझे। ओके, देन टेक केयर, गुड बाय।